Hello everyone, welcome to Sriram's IAS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. Let me give you a quick brief. हम क्या cover करेंगे आज? So we'll talk about साहित्य अकादमी अवार्ड्स prelims के perspective से, Smile program prelims, India State of Forest report, GS paper 3 mains also, विरासत prelims एंड पेंगोलिन ट्रैफिकिंग प्रीलिम्स. सो बेसिकली अब जो आपका सेशन है, मेक श्योर कि आप अपनी तैयारी प्रीलिम्स ओरिएंटेड कर रहे हैं क्योंकि प्रीलिम्स इज राउंड द कॉर्नर नाउ, फ्यू मंथ्स लेफ्ट. सो दिसंबर भी अब ऑलमोस्ट हफ्ते बाद ख़त्म हो जाएगा, जनवरी शुरू, नया साल शुरू हो जा रहा है. सो अभी भी टाइम है और अच्छे से यूटिलाइज करो और अपनी तैयारी को प्रीलिम्स ओरिएंटेड करो. जितने MCQs लगाओगे, जितनी टेस्ट सीरीज दोगे, उतना ही फायदा होगा. सो यू हैव दिस कॉन्टैक्ट नंबर दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स. आप कॉल कर सकते हो बिकॉज श्रीराम्स IAS इज ऑफरिंग यू प्रीलिम्स मास्टरी कोर्स 2025. सो फॉर दैट कोर्स डिटेल्स आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करिएगा. आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी. दे विल गिव यू डिटेल्ड पिक्चर कि व्हाट ऑल इज देयर इन दिस कोर्स, जिसके अंदर CSAT की क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं एंड 1-to-1 मेंटरशिप है. सो current affairs हैं. So there are many things in it, so you can refer that and you can trust the content that is being shared free of cost also on YouTube because Sriram's IAS is serving the nation since 1985. और अगर कोई इतना लंबा रास्ता तय करता है तो वो सिर्फ होता है एक रिजल्ट पे और एक विश्वास पे, ठीक है, और दोनों कनेक्टेड भी हैं. तो शुरू करते हैं आज का सेशन विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. हाल ही साहित्य अकादमी announced its annual साहित्य अकादमी अवार्ड्स recommended by the jury members in 21 languages. So languages से जुड़ा हुआ कॉन्टेक्स्ट आप अपने मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी आप डिटेल में चाहे तो पढ़ सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी लैंग्वेजेस कौन से शेड्यूल के अंदर हैं, और आपको ये सिंपल आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा. पहली बात तो ये. दूसरा कॉन्टेक्स्ट, आप इसे क्लासिकल लैंग्वेजेस भी लिंक कर सकते हैं. कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, कौन सी लैंग्वेज को कब वो दर्जा मिला, वो ईयर वाइज आपको पता होनी चाहिए ऑर्डर. अच्छा, क्लासिकल लैंग्वेज के लिए किसी लैंग्वेज को अगर आप क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं तो क्या क्राइटेरिया है उसके लिए. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. कवर हो जाएगा साथ साथ ही, इसीलिए बोल रही हूँ ये दो चीजें आज आपके लिए होमवर्क में चली गई हैं. प्लीज मेक श्योर कि इसको पैरेलली कवर करते जाएं, तभी कोई आर्टिकल कंप्लीट आर्टिकल माना जाएगा. तो हेयर साहित्य अकादमी अवार्ड्स दिया जाता है, ऑब्वियसली लैंग्वेज ओरिएंटेड है. सो ऐसा ऑनर है दैट इज गिवन टू ऑथर्स, दैट इज गिवन टू पोएट्स इन इंडिया जिन्होंने बेस्ट बुक्स क्रिएट करी हैं इन टर्म्स ऑफ लिटरेरी क्वालिटी. So most outstanding books of literary merit that is published in any of the major Indian language वो recognize की जाती है. मतलब उनको encourage करने के लिए, to celebrate the excellent writing in the many languages that are spoken in India. So ये जो award है ये cover करता है 22 languages को that are listed in the Constitution of India. हिंदी, तमिल, बंगाली, मलयालम, एवरी लैंग्वेज इज कवर्ड. साथ ही साथ इंग्लिश और राजस्थानी भी कवर्ड है. सो अलॉन्ग विद दोज लैंग्वेजेस, इंग्लिश और राजस्थानी जो ये दो लैंग्वेजेस है ये भी ये प्रोग्राम कवर करता है, ठीक है. सो जो बुक है दैट शुड बी आउटस्टैंडिंग इन इट्स क्वालिटी, लिटरेरी वैल्यू. मतलब वो नॉवल के फॉर्म में हो सकती है, वो पोएट्री हो सकती है, शॉर्ट स्टोरी हो सकती है, कोई एसे और एनी अदर टाइप ऑफ लिटरेचर, राइट. सो विनर्स जो होते हैं उन्हें एक डेकोरेटिव मेटल प्लेट मिलती है विद देयर नेम, विद देयर अचीवमेंट. एक शॉल होती है, रिस्पेक्ट और ऑनर सिग्निफाई करती है वो, और 1 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है, ठीक है. तो क्या क्या होता है, ऑथर्स और पोएट्स को क्या दिया जाता है अवार्ड के तहत, ये आपको मालूम होना चाहिए. एंड नाउ देयर आर सर्टेन फैक्ट्स अबाउट दिस साहित्य अकादमी जो आपको मालूम होने चाहिए. ये सरकार ने 12th March 1954, that was the date when it was formally inaugurated, और ये registered है as a society under Societies Registration Act 1860. It is a central institution, right, for literary dialogue, जो publication होती है, जो promotion होती है country के अंदर, and the only institution that undertakes literary activities in 24 Indian languages. एकमात्र institution है जितनी भी literary activities होती है सबको ही देख रहा है ना. जैसे मैंने आपको बताया कि इवन इंग्लिश एंड राजस्थानी में भी लिखी है तो उन्हें भी अवार्ड मिलता है, दे आर ऑल्सो कंसीडर्ड. और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये आती है. ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और हेड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली में है,
ठीक है. Now before moving forward with the other article, please refer to these sessions. They are available on the platform only, free of cost है, polity के sessions हैं. Because if you are having any doubt that you are facing while preparing, or those who are preparing for 2026 and they are starting now, so उनके लिए भी है ये, right? किसी टॉपिक, कोई लक्ष्मीकांत का कोई एक चैप्टर नहीं समझ आ रहा है तो यू कैन कम ऑन द प्लेटफॉर्म, यू कैन सी दे आर अवेलेबल, प्लेलिस्ट बनी हुई है. ठीक है. इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और भी ऐसे सेशंस के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, क्योंकि डिफरेंट फैकल्टीज आर टेकिंग डिफरेंट सेशंस. करंट अफेयर का मान लो कोई एक सिंगल टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो यू कैन रेफर टू द सिंगल टॉपिक्स ऑल्सो हेयर. सो इसीलिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रेफर द अदर content that is being shared by best of faculties on Shriram's IAS platform. Now, moving ahead with the next article, Indian government and Asian Development Bank, they signed a landmark $350 million policy-based loan under the second sub-program of the Strengthening Multimodal and Integrated Logistics Ecosystem Program. देखो इतना बड़ा उसकी फुल फॉर्म है, छोटे में स्माइल, राइट. सो बोला ये जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट पहले सिंपल बता देती हूँ. इंडियन गवर्नमेंट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, एडीबी से, वो याद कर लेना. ठीक है. अब इंडियन गवर्नमेंट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ दे हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, जहां पर ये जो बैंक है ये $350 मिलियन लोन प्रोवाइड करेगा इंडिया को. ये जो लोन है इट इज अ पार्ट ऑफ दिस स्माइल प्रोग्राम, जिसका एजेंडा है ऑफ इम्प्रूविंग द इंडियाज लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम. सो अगर आपसे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक एसएससी, वो कैसे पूछेंगे, स्माइल प्रोग्राम न्यूज में है क्या, कॉन्टेक्स्ट है, सिंपल ऐसे लॉजिस्टिक्स से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, 4 ऐसे सिंपल स्टेटमेंट्स आ जाएंगी. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी तो वो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्माइल प्रोग्राम, वो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, फिर वो पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. पहले तो वो ऑप्शन दे देते थे कि ऐसे 1 and 2, 2 and 3, 1, 2, 3, अब वो ऐसे देते हैं ओनली 1, ओनली 2, राइट, 3, ऑल ऑफ द अबव. तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना है तो वो कॉम्प्लेक्स करना है तो ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चन डाल देंगे, राइट. सो ये आता है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स. तो अब ये जो प्रोग्राम है ये तो आपको पता चल गया है कि इसका पर्पस क्या है. इंडिया के लॉजिस्टिक सिस्टम को मोर एफिशिएंट बनाना, कोस्ट इफेक्टिव बनाना, एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना. देखो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर आप एक शार्प इंक्रीज देखना चाहते हैं तो उसमें एक लॉजिस्टिक सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है. आप कुछ ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल अमेजोन से ऑर्डर करना है, चीज 100 रुपए की है लेकिन 100 रुपए डिलीवरी चार्जेस लगे जा रहा है, राइट. तो हम आधा ऐसे ही स्किप कर जाते हैं, छोड़ो क्या ही मंगाना है ना, वो माइंड सेट आ जाता है. वैसे ही जब आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, पहले क्या होता है, पैकिंग होगी, लोडिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगी, अनलोडिंग होगी, अनपैकिंग होगी. तो वो जो पूरा प्रोसेस है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, उसको कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट. तो ये प्रोग्राम यही कह रहा है कि हमें इंडिया में जो लॉजिस्टिक सिस्टम है उसको एफिशिएंट बनाना है, उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है और उसको एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना है. ठीक है. अगर ये समझ आ गया तो अब ये लाइंस आपके लिए जस्ट केक वॉक होने वाली है. सो इट इज अ प्रोग्रामेटिक पॉलिसी बेस्ड लोन. तो यहां पर व्हाट विल हैपन, $350 मिलियन का जो लोन दिया है दैट इज फॉर द सेकेंड फेज ऑफ दिस इनिशिएटिव. जैसे आप अपने जो रोड्स हैं, रेलवेज हैं, पोर्ट्स हैं, वेयर हाउसेज हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करें, पहला. दूसरा, जब गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसको जो ट्रैक करेंगे, तो डिजिटल टूल्स दैट विल बी रिक्वायर्ड. सो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इज द सेकेंड support that will be provided through this loan. Third is you will be introducing new policies that will help you to reduce the cost, to improve the efficiency, to encourage कि private sector investment जो है वो और हो in the logistics. So ये चीजें जो हैं ये लोन के थ्रू it will support that. So ये जो overall program है, ये जो initiative है, पर्पस पता चल गया इसका क्या है, लोन बेस्ड प्रोग्राम है. ठीक है, लोन बेस्ड प्रोग्राम है दैट इज सपोर्टेड बाय एशियन डेवलपमेंट, जस्ट अ मिनट, हाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक. ठीक है. अब ये जो प्रोग्राम है इट हैज 2 पार्ट्स, सब प्रोग्राम. जैसे एक तो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ को और ज्यादा सपोर्ट करना, और दूसरा जो आपके सप्लाई चेन है उसको और ज्यादा रेजिलिएंट बनाना, उसको इंप्रूव करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना, ताकि दे कैन हैंडल द डिलेज और दे कैन हैंडल द डिस्ट्रप्शंस आल्सो. नाउ व्हिच मिनिस्ट्री और व्हिच डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व्ड,
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और दूसरा कोलैबोरेशन है तो दूसरा भी कोई होगा साथ में, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, सो और एडीबी। तो 3 इन्वॉल्व हो गए, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री और एडीबी, जो कि टेक्निकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। नाउ मूविंग अहेड विद दिस प्रोग्राम, इसमें कुछ पिलर्स भी हैं। व्हाट आर द पिलर्स ऑफ दिस प्रोग्राम? स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स। You are building the capacity at national level, at state level, at city levels, right? Helping the authorities to, जो आपके institutional frameworks हैं, they plan better. How you can manage the infrastructure, logistics infrastructure better. Standardizing warehousing, very important. देखो, यूनिफॉर्म रूल्स होने चाहिए, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स होने चाहिए फॉर ऑल द वेयर हाउसेज अक्रॉस इंडिया, ताकि आपकी सप्लाई चेन जो है वो और ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाए और प्राइवेट बिजनेसेस दे ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड टू इन्वेस्ट इन दिस वेयर हाउसिंग। दूसरा। थर्ड, इंप्रूविंग द ट्रेड लॉजिस्टिक्स, बेसिक। फोर्थ, प्रमोटिंग स्मार्ट लो एमिशन सिस्टम। हर किसी में ना एक एनवायरमेंट एंगल तो जोड़ ही देना है आपको, ठीक है? लो एमिशन सिस्टम एंड साथ ही साथ इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस होने चाहिए, बेसिकली दैट इज द पर्पस। तो ओवरऑल से पता चल गया व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी, रिड्यूस द कॉस्ट, एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेजमेंट भी मिलेगी। नाउ कमिंग अहेड, अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फैक्ट्स हैं, जीएस पेपर 3 से लिए भी इंपॉर्टेंट है, जहां पर डायरेक्टली मेंस के आंसर में लिख सकते हो, और दूसरा प्रीलिम्स के लिए भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। रिपोर्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। हाल ही ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज करी है। कहां पर? एट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून। हाँ, ठीक है, पहले तो इस रिपोर्ट के बारे में जान लो, फिर इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स जान लेंगे। अब ये रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश होती है। ये जो पॉइंट्स बोल रही हूं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी खींच के सवाल डाल दिया जाएगा। अच्छा, वो बोलेंगे कि क्या ये रिपोर्ट हर साल आती है? नहीं, ये रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट बाईएनुअल है, ये 2 साल में एक बार पब्लिश होती है, ठीक है? यूजुअली हर रिपोर्ट साल में एक बार आती है, ये 2 साल में एक बार आती है। सिंस 1987 ये रिपोर्ट पब्लिश होती आ रही है। इसका पर्पस है कि हमारे भारत में जो करंट कंडीशन है फॉरेस्ट की, ट्रीज की, उसको असेस करना और फिर पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करना, स्टेक होल्डर्स को हेल्प करना टू टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट देम, टू कंजर्व देम, टू मैनेज देम मोर इफेक्टिवली, ठीक है? सो हाउ दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड? सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू to analyze the forest and tree cover. There is remote sensing satellite data and National Forest Inventory, basically NFI. Field surveys are conducted to validate, to gather that additional data. और ये जो रिपोर्ट है 2023 का जो एडिशन है, ये 18th रिपोर्ट है। इसके अंदर फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, मैनग्रोव कवर, कार्बन स्टॉक, ग्रोइंग स्टॉक, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट फायर के इंस्टेंसेस, हर एक चीज कवर है। तो आप क्यों देखो, मैनग्रोव का कोई आर्टिकल है उसमें लिख दो। अब डायरेक्टली यूपीएससी ऐसे तो नहीं पूछेगी व्हाट आर मैनग्रोव्स और टेल मी 5 पॉइंट्स अबाउट इट, ऐसा तो नहीं आएगा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई 5th क्लास का एग्जाम थोड़ी दे रहे हो। तो लेकिन जो यहाँ से मैनग्रोव का डेटा है वो यू कैन यूज इन आंसर्स। प्लीज रेफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मीन्स एज वेल, राइट? अच्छा, फॉरेस्ट फायर्स को लेके कितने आर्टिकल्स आते हैं, उसमें जो डेटा अगर ऐड करना है तो वही धनिये की तरह इसको अपने आंसर में उसको स्प्रिंकल कर दो, ठीक है? सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो आर्टिकल है आप इसके जो हाईलाइट्स हैं वो अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। सो व्हाट आर दोज हाईलाइट्स? इंडिया के अंदर फॉरेस्ट और ट्री कवर साथ में दे मेकअप 17% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया, 17%। फॉरेस्ट कवर इज 21.76% एंड ट्री कवर इज 3.41%, राइट? तो मतलब वो कह रहे हैं कि ग्रोथ हुई है इसमें सिंस 2021। मैक्सिमम इंक्रीज आपको देखने को मिला है छत्तीसगढ़, यूपी और उड़ीसा में, राइट? एंड वो टॉप स्टेट्स बतानी है विद द ग्रेटेस्ट ग्रोथ इन द फॉरेस्ट कवर, तो वो है मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा, ठीक है? नाउ टॉप स्टेट्स, मतलब टॉप स्टेट्स बाय टोटल एरिया ऑफ द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो वो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र। एंड एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड उड़ीसा, ठीक है?
Lakshadweep has the largest percentage of its area under forest, 91.33%, followed by Mizoram, Andaman and Nicobar. यहाँ से किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. टोटल 19 states and UTs हैं that have more than 1/3 of their area that is covered by forest. और उसमें से 8 states जो हैं they have 75% forest area. वो 8 ही हैं जब यहाँ पर मेंशन है, आप एक नजर डाल सकते हो. ठीक है जी. मैनग्रोव कवर कितना है इंडिया में? 4992. और जो बैम्बू बियरिंग एरियाज हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं सिंस 2021. कार्बन स्टॉक कंट्री के अंदर इंक्रीज हुआ है. एज कंपेयर टू 2005, इंडिया हैज एडेड 2.29 बिलियन टन्स ऑफ एडिशनल कार्बन सिंक. इंडिया का जो टारगेट है दैट इज टू एड 2.5 to 3.0 बिलियन टन्स बाय 2030. तो कंट्री ट्रैक पे चल रही है. ओवरऑल सम अप कर दूं तो व्हाट डज दैट मीन कि इंडिया इज इंक्रीजिंग इट्स ग्रीन कवर. अच्छा एक इशारा है. मोर फॉरेस्ट कवर का मतलब क्या होगा? कार्बन एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गई. कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज इट विल हेल्प इन. एंड स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, मिजोरम, दे आर लीडिंग इन द फॉरेस्ट एरिया एंड ग्रोथ. तो ये एक अच्छे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बाकी सबके लिए. ठीक है. हाँ जी, ये रहा आपका अगला आर्टिकल. विरासत. थर्ड एडिशन ऑफ विरासत साड़ी फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड. टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जुड़ी हुई है इससे. 15 दिसंबर से 28 दिसंबर तक न्यू दिल्ली में हैंडलूम हाट में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है. तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इससे जुड़ी हुई है. नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राइट. तो इंडिया के अंदर जो हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट है उनको सपोर्ट करने के लिए, एक मार्केट अपॉर्चुनिटी देने के लिए कितने टैलेंटेड वीवर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट को बेच पाएं, अपनी लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर पाएं, इसी पर्पज से ये होता है, राइट. टू सेलिब्रेट दैट ट्रेडिशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कल्चर. कि देखो महाराष्ट्र की पैठानी साड़ी, उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी, जम्मू एंड कश्मीर में पश्मीना है, तमिलनाडु की कांचीपुरम है, तो चंदेरी है मध्य प्रदेश की. ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर रिफ्लेक्टिंग दैट इनक्रेडिबल क्राफ्ट्समैनशिप, द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. तो वही चीज़ों को आप एग्जीबिशन के थ्रू फीचर करते हो ताकि और ज़्यादा लोगों तक पहुंचे. इंडिया के अंदर नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट होता है 7 अगस्त 1905, जब स्वदेशी मूवमेंट आया था. मॉडर्न हिस्ट्री आ गई यहाँ पर. सो उस स्वदेशी का मतलब यही था ना कि हम अपना बनाया हुआ यूज करेंगे, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे. तो वही डेट को रेफर करते हुए फर्स्ट नेशनल हैंडलूम डे 2015 में सेलिब्रेट किया गया 7 अगस्त को चेन्नई के अंदर. जो हैंडलूम वीविंग कम्युनिटी है उनके एफर्ट्स को, उनके स्किल्स को रिकॉग्नाइज किया जाए, हैंडलूम सेक्टर को प्रमोट किया जाए, और जिससे कि वीवर्स की जो लाइवलीहुड है वो और ज्यादा एनहांस हो. ये भाई साहब दिख रहे हैं, ये बहुत सुर्खियों में है. इनका नाम है पैंगोलिन. ये पिक्चर ही आपको दिख रही है कि ये अपने स्केल्स के लिए बहुत जाने जाते हैं. इतना जाने जाते हैं कि स्केल के चक्कर में ही इनकी इलीगल ट्रैफिकिंग होती है. तो इन्हें हमें पढ़ना है. क्यों? क्योंकि अथॉरिटीज सीज्ड 2.18 टन्स ऑफ पैंगोलिन स्केल्स नाइजीरिया के अंदर. दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू 1100 पैंगोलिन्स. जो बताया ना वही है. न्यूज भी इसी से जुड़ी हुई आ गई है. तो दे आर द मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल्स इन द वर्ल्ड. पीपल हंट देम फॉर देयर स्केल्स, फॉर द लेदर, फॉर द मीट, राइट. सो बिकॉज ऑफ देयर फैसिनेटिंग स्पेशल ट्रेट्स they are easily recognized also and their trafficking is done as well. ये anteaters है. they mostly eat ants and termites. अकेले रहना पसंद करते हैं. they are active at night also. तो nocturnal भी हैं. ये कुछ इनके features हैं. nocturnal animals हैं, scaly anteaters हैं, ये इनकी preferred diet रहती है. and what else? when scared, मतलब इनका डिफेंस मैकेनिज्म देखो. एक पैंगोलिन अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है. दे कैन कर्ल इनटू अ बॉल, राइट. दे कैन कवर देयर हेड विद इट्स फ्रंट लेग्स. दे हैव द शार्प स्केल्स दैट दे कैन यूज टू लैश आउट इफ ग्रैब्ड ऑल्सो. सो दे हैव दिस सर्टेन डिफेंस मैकेनिज्म ऑल्सो. इनकी बॉडी पूरी कवर होती है इन दीज टफ स्केल्स. ये आर्मर की तरह एक्ट करते हैं फिर. और ये कहाँ पाए जाते हैं? नाउ देर आर 8 स्पीशीज ऑफ द पैंगोलिन जो आपको 2 कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलेंगी, अफ्रीका और
एशिया। अफ्रीका में जैसे ब्लैक बेलेड पैंगोलिन है, वाइट बेलेड है, जाइंट ग्राउंड है, और एशिया के अंदर इंडियन पैंगोलिन है, चाइनीज पैंगोलिन है, फिलिपीन है, सुंडा पैंगोलिन है। तो एशिया में और अफ्रीका के अंदर। नाउ पैंगोलिन दो, एक इंडियन वाला और एक चाइनीज वाला, ये दोनों पैंगोलिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये दो पैंगोलिन, इंडियन पैंगोलिन और चाइनीज पैंगोलिन। नाउ व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट? एक तो आंट और टर्माइट्स खाते हैं तो पेस्ट पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहती है, right? They help to maintain the natural habitat also, and pangolins have large keratin scales covering their skins, which serves as armor. That I have already told you their behavior and self defense. अच्छा, इंडियन पैंगोलिन आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, बांग्लादेश में, सदर्न नेपाल में, श्रीलंका में और पाकिस्तान में। और फिजिकल ट्रेट्स ये बार बार है, ओवरलैपिंग स्केल्स है, पिक्चर देख लोगे तो याद रही जाएगी। बाकी वैसे इंडियन पैंगोलिन इज endangered and it is listed in under schedule 1 and sites में appendix 1 में है। प्लीज डू कंफर्म एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर भी कि इज इंडियन पैंगोलिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड। प्लीज कंफर्म इट इन द चैट सेक्शन वंस, ठीक है। सो दिस वाज द होल आर्टिकल, whole session. I hope things are clear to you. If still any doubt, you can refer me in the comment section. And one thing is left, we have to check the IUCN status. So we'll check it and we'll let you know in the next one also. And you have to also let me know in the comment section. For more such videos, do subscribe to the channel. This is your mentor Arzu Kakkad signing off. Happy learning. All the best. Thank you.